To 80-20 series UPSC prelims achieve more with the less, in which we are discussing 80% of the syllabus via 20% of the PYQs. ठीक है, so this is the episode 5 in which we are going to discuss the preamble of the constitution. अभी तक यूपीएससी ने preamble से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट 30 इयर्स में, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, उनका पैटर्न और उनको कैसे आगे हम अप्रोच कर सकते हैं इस टॉपिक को, वो सभी हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए और फिर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन को देखते ही डर लग रहा है। सबसे पहली बात ये समझो, जितने बड़े क्वेश्चन होंगे उतना इजी क्वेश्चन होगा, हमेशा याद रखना ये बात। ये फिलॉसफी यूपीएससी में हमेशा याद रखना है, जितना लॉन्ग क्वेश्चन होगा उतना इजी होगा। ये दिमाग में अप्रोच बना के रखो, ठीक है। मैं आपको पूरी सीरीज के अंदर, पूरी जर्नी में ये बात बताऊंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल दिमाग में रखो, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी होगा उसका आंसर, तो उनसे डरना नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो x स्टैंड्स फॉर, पहले ही अगर जब भी क्वेश्चन हो तो उसमें ना सीधा यहीं पे आ जाओ कि पूछ क्या रहा है x, तो यहाँ पे x में पूछ रहा है, यहाँ पे क्या है। अगर मैं सीधी अगर ये लाइन को पढ़ूं, fraternity assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation in our constituent assembly, this x do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब यहाँ पे डेट पूछ रहा है, अगर मैं ऑप्शन में भी देखूं तो यहाँ पे मुझे डेट्स दिख रही है और डेट्स पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, तो इतना पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बात समझ आ रही है, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट उन्होंने पूरी हमारी प्रीएम्बल जो है वो यहाँ पे लिख दी है यूपीएससी ने और देन पूछा है, ठीक है। सो डेट कौन सी है यहाँ पे, जहां पे हमने अडॉप्ट किया है और एनेक्ट किया है। ऑलरेडी इन दिस सीरीज हमने ये डेट डिस्कस की हुई है। सो इसकी डेट है 26th डे ऑफ नवंबर 1949, ठीक है। 26th डे ऑफ जनवरी नहीं है, बस ये आपको याद रखना है, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डेट मेंशन्ड है, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीखना है, इससे हमें क्या सीखना है, इससे हमें ये सीखना है कि ईच एंड एवरी वर्ड of our constitution, of our preamble in the constitution is very very important। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस है तो जस्टिस के साथ कौन से वर्ड्स लगे हुए हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी है तो लिबर्टी के साथ कौन से वर्ड लगे हुए हैं, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी है तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है। फ्रेटर्निटी क्यों, फॉर अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। मतलब फ्रेटर्निटी से दो चीजें हो रही है, एक तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। और डेट के साथ भी ये वर्ड्स अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव, ये तीन वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अडॉप्ट एंड एनेक्ट है, कमेंस हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 से, नॉट ये 26th डे ऑफ जनवरी 1950 को हमारा कमेंस हुआ था, हमारा इस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया था। बट उससे पहले हमने अडॉप्ट तो पहले ही कर लिया था 26 डे ऑफ नवंबर, और इसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बनाते हैं। ये ऑलरेडी हमने यूपीएससी में पीवाईक्यू किया हुआ है, सो उसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट डेट इंपॉर्टेंट है और ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हर एक एक वर्ड यहाँ पे वर्ड है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमें एक तो ये पहले प्रीएम्बल पूरी रटी हुई होनी चाहिए, दूसरा इनमें दिए गए वर्ड्स का मतलब बहुत अच्छे से, उनके पीछे की फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंड of the makers of the constitution of India is reflected in which of the following। very easy question कि माइंड कहां पे पता चलेगा हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सो माइंड पता चलेगा हमारे फंडामेंटल राइट्स में, नो। हमारे डीपीएसपी में, नो। हमारी ड्यूटीज में, नो। क्यों, क्यों नहीं पता चलेगा, और प्रियम्बल में क्यों पता चलेगा, बिकॉज प्रियम्बल इज ए समरी, ठीक है। ये समरी है, ये कवर पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सो यहीं से हमें माइंड पता चल जाएगा, क्योंकि ये समरी है, तो समरी से पता चल जाएगा दिमाग में क्या चल रहा है, किसके लिए हमें पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन किन लोगों के लिए बना है, किन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज पे ये डिपेंडेंट है। तो माइंड हमें पता चलेगा बाय लुकिंग एट द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द समरी इज
द प्रियम्बल। बस अब ये याद रखना है आपको बात। और ये बात कहां पे कही हुई है ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे, ठीक है। होता तो मैं यहां भी लिख सकता था, ये क्वेश्चन आपके लक्ष्मीकांत में एग्जैक्टली लिखा हुआ, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को बोला जाता है। ये कहां पे कहा गया है, ये बात कहां पे, ये स्टेटमेंट कहां से उठाया गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज होमवर्क, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 26, 1950। ये हमारा रिपब्लिक डे है, फर्स्ट रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? क्या हम एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक थे? क्या हम सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक तीनों थे? क्या हम सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ये सब थे? या फिर हम सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ये सब थे? अरे भाई इंडिया है, हमारा देश बहुत बड़ा है, महान है, तो भैया डी आंसर होगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक सब थे हम। लेकिन ये आंसर गलत है। आज अगर ये बात यहां पे कोई डेट मेंशन नहीं की होती, तो आज पूछा जाता प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टुडे, आज क्या है, तो आपका आंसर ये बिल्कुल सही होता। लेकिन ये नहीं पूछा, उन्होंने एक एग्जैक्ट डेट बताई है। इसका मतलब कुछ वर्ड्स हमने अमेंडमेंट के थ्रू एड ऑन किए हैं जो हमारे फर्स्ट रिपब्लिक डे तक नहीं थे। अब वो कौन कौन से वर्ड्स है? वो वर्ड्स है एक तो सोशलिस्ट और एक है सेक्युलर। ये दो वर्ड्स हमने इस फ्रेज के अंदर, इस स्टेटमेंट में ऐड किए हैं वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आगे बात करेंगे, कोई उस पे क्वेश्चन होगा तो फिर अभी पता चल जाएगा, बट दिमाग में रखो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए हुए हैं। सो राइट आंसर इज आंसर बी, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ना तो हम इस दिन तक ना सोशलिस्ट थे, फॉर्मली सोशलिस्ट नहीं थे, और सेक्युलर भी जो है थे। हम ये नहीं कह रहा कि सेक्युलर नहीं थे या सोशलिस्ट नहीं थे, बट ये प्रियम्बल में ये वर्ड्स नहीं लिखे हुए थे, ये हमने बाद में थ्रू अमेंडमेंट एड ऑन किए हैं। क्लियर? सो आंसर, करेक्ट आंसर इज आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्योंकि डेट से कई बार जल्दबाजी में हम, क्या होता है ना, ये क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें ना भावनाओं में बह जाते हैं, हम लोग है ना भावनाओं में बह जाते हैं। यार ये तो हम कब से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ट्रिपल एस डी आर ऐसे रटा हुआ होता है कि हाँ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, फटाफट लगाओ, यस, देखना ही नहीं है। अरे पूछ क्या रहा है, डेट पूछ रहा है, इस डेट के हिसाब से बताओ। तो प्लीज ट्रैप में नहीं फंसना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 वर्ड ऐड हुए थे, ठीक है। एक तो सोशलिस्ट, एक होता है सेक्युलर, और एक इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड हुए थे। तो हमारा ये सोवरेन के साथ एक ऐड हो गया था, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, तो बन गया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, ट्रिपल एस डी आर, और बाद में इंटीग्रिटी वर्ड जुड़ गया और बन गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बस ये दिमाग में रखना है। और ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1976 ड्यूरिंग द रेन ऑफ, कह सकते हैं, इंदिरा गांधी, ठीक है, ये याद रखना है। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस कहां पे दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो देखो प्रीएम्बल में तो दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली दिया हुआ है। जस्टिस में भी वर्ड्स कौन से दिए हुए हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्या वर्ड दिए हुए हैं? जस्टिस लिखा हुआ है, उनके साथ वर्ड कौन कौन से हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये 3 टाइप के जस्टिस दिए हुए हैं। तो उसमें इकोनॉमिक जस्टिस तो आ गया, तो प्रीएम्बल तो होगा ही होगा, ये बात समझ आ रही है? सो प्रीएम्बल होगा, इसमें प्रीएम्बल नहीं है तो ये नहीं होगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो हम 50-50 पे आ गए। अब सवाल उठता है कि फंडामेंटल राइट्स में कहीं पे दिया गया है और क्या फिर डीपीएसपी में दिया हुआ है? ये हमारे लिए अब क्वेश्चन बड़ा ही वो हो गया है। अब देखो समझो बात, यहां से एक लर्निंग मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, एक लर्निंग बताने जा रहा हूं। यूपीएससी में पॉलिटी, अगर मैं सिर्फ पॉलिटी स्पेसिफिकली बात करूं, पॉलिटी के अंदर आपको चीजें काफी प्रिसाइज लेनी है और टू दी पॉइंट लेनी है। आपकी अप्रोच टू दी पॉइंट होनी चाहिए जब भी बात कॉन्स्टिट्यूशन की आए, ये हमेशा याद रखना बात। कभी भी क्वेश्चन आए विद रेफरेंस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमने पहले वाले एपिसोड में भी बात की थी कि जो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जैक्ट वर्ड्स क्या दिए हुए थे वो बहुत मैटर करते हैं। तो हमेशा याद रखना, जहां पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड दिया हो, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन दिया हो,
वहां पे एग्जैक्ट और टू बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट होना हमारा बहुत जरूरी है। वहां पे हम ब्रॉड नहीं हो सकते बहुत ज्यादा। एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे हमें याद होना चाहिए फंडामेंटल राइट में कहीं पे इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है? नो। इक्वलिटी की बात की गई है, ठीक है, फ्रीडम की बात की गई है, बट इकोनॉमिक जस्टिस वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे पूरा फंडामेंटल राइट्स को जब हम पढ़ते हैं। वहीं पे डीपीएसपी के अंदर इकोनॉमिक जस्टिस के आपके काफी ज्यादा प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलेंगे और इकोनॉमिक जस्टिस आपको देखने को मिलेगा। सो यहां पे आंसर होगा द प्रीएम्बल एंड द डीपीएसपी इज द राइट आंसर, ये बात याद रखना। ठीक है, तो यहां पे हमें प्रिसाइज होना है, ठीक है, प्रिसाइज होना है और टू दी पॉइंट होना है, टू दी पॉइंट होना है। ठीक है, ये फिलॉसफी आपकी स्ट्रांग होगी कब? जब मैं फंडामेंटल राइट्स करवाऊंगा। जब मैं फंडामेंटल राइट्स कराऊंगा वहां पे आपको मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिखाऊंगा जिस ये इसी फिलॉसफी से होंगे कि आपको प्रिसाइज रहना है। जैसे ही आपने थोड़े भी भावनाओं में बह गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये तो मान लो कि चलो ये क्वेश्चन इस तरीके से आया, अगर इस क्वेश्चन को ओनली 1 ओनली 2 में पूछा जाए तो वो फंडामेंटल राइट भी दे दे, प्रीएम्बल भी दे दे और डीपीएसपी भी दे दे, तो हम भावना में बह के क्या करेंगे? ऑल ऑफ दी अबव। नहीं करना। एग्जैक्टली डीपीएसपी में है और प्रीएम्बल में, ये उन्होंने पीवाईक्यू में बताया, फंडामेंटल राइट को नहीं माना यूपीएससी ने। सो प्लीज इस बात को दिमाग में रखना है। क्लियर? ठीक है, सो ये देखो, प्रीएम्बल, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन को एक्सप्लिसिटली सिक्योर ऑल द सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, एंड डीपीएसपी में भी आर्टिकल 36 टू 51 में काफी दिया, जैसे आर्टिकल 39 आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस इंक्लूड ensuring adequate means of livelihood for all citizens, equal pay for equal work and equitable distribution of material resources. This is the language of our article 39, very important. Clear? Next, which one of the following objectives is not embodied in the preamble of the constitution of India? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है उसका? अब यहां पे भी हमें क्या होना है? एग्जैक्ट होना है। ये बात समझ आ रही है? टू दी पॉइंट होना है, जो लिखा हुआ है वही सत्य है, यहां पे हमें वही होना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। कौन सा नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट है या नहीं है? इकोनॉमिक लिबर्टी है या नहीं है? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है? लिबर्टी ऑफ बिलीफ है या नहीं है? अभी हमने वर्ड क्या देखा था? इकोनॉमिक जस्टिस, वो तो था, बट इकोनॉमिक लिबर्टी कहीं नहीं है। ये बात समझ रहे हो आप? बात इकोनॉमिक लिबर्टी क्या होती है? लिबर्टी इकोनॉमिक कैसे हो सकती है? बात समझ आ रही है? इकोनॉमिक क्या हो सकता है? इकोनॉमिक जस्टिस हो सकता है। जस्टिस इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल हो सकता है जस्टिस, बट लिबर्टी कैसे? इकोनॉमिक, सोशल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी। ठीक है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा, नहीं है? और ऐसा प्रीएम्बल में कुछ इकोनॉमिक लिबर्टी करके वर्ड भी नहीं दिया हुआ, ये आप समझो। तो यही आंसर होगा, इकोनॉमिक लिबर्टी इज द राइट आंसर, नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमारे में क्या दिया हुआ है? लिबर्टी ऑफ क्या है? देखो, लिबर्टी के साथ कितने वर्ड्स दिए हुए हैं? 5 वर्ड्स दिए हुए हैं। कितने वर्ड? 5 वर्ड्स। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स? ध्यान से समझो। लिबर्टी के साथ 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, 5 वर्ड्स। ठीक है, 3 वर्ड्स तो यहीं पे दिया हुआ है, थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। ठीक है, थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। सो 2 वर्ड्स कौन कौन से दिए हुए हैं? समझ आ रही है बात? थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। तो 2 वर्ड और दिए हुए हैं, एक है एफ से और एक है डब्ल्यू से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। एक तो वो माइंड वाला क्वेश्चन कि माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां पे, किस में कहा गया है, वो, और सेकंड क्वेश्चन आप मुझे ये बताएंगे कि लिबर्टी ऑफ, ये 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है? सो इससे हमें क्या सीखना है? फिर वही बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रीइंफोर्स कर रहा हूं वही आइडिया। हमें प्रिसाइज, एग्जैक्टली प्रीएम्बल दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, तभी हम आंसर्स कर पाएंगे। यही यूपीएससी का पैटर्न है। ठीक है, यही यूपीएससी की रीति है। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ठीक है, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट, नॉट अ पार्ट, ठीक है, अ पार्ट, अ पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट है या नहीं है इस डिबेट को देखते हैं, फिर लीगल इफेक्ट है या नहीं है वो सब बाद में देखेंगे। इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो इसको देखो। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन बी तो कट गया कि नॉट अ पार्ट, ऐसा बात नहीं है। प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, तो ऑप्शन बी तो कट गया अपने आप ही। अब आता है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। ठीक है, तो लीगल इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, ये भी हमें पता है, तो ये भी नहीं होगा। बट गाड़ी फंसती है यहां पे ए और डी के अंदर, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। अब इसके बाद क्या लिखा है, इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। अब ये क्या मतलब है भैया, अब कौन सा सही होगा, इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट या फिर ये वाली फ्रेज। अब है आपकी इंटरप्रिटेशन, आप कैसे सोचते हो इसके बारे में। हैज नो लीगल इफेक्ट, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। एक है हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, तो ज्यादा प्रिसाइज सही ये है। क्यों है मैं बताता हूं आपको क्यों। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, इसका मतलब ये है कि इसका स्टैंडअलोन हमारे प्रीएम्बल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। मतलब इसका लीगल एनफोर्समेंट अगर आपको करना भी है तो वो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा उसको। तो बट हैज नो लीगल इफेक्ट, इसका कोई ऐसे कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, ये इसका राइट स्टेटमेंट है और यूपीएससी ने इसको प्रिसाइजली सही माना है। बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, ये बात याद रखना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं। आप जाके फंडामेंटल राइट जैसे आप रिट्स लगा सकते हो, ठीक है, रिट्स लग सकती है जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स लगाती है, या आप पिटीशन फाइल करते हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंट, इसका कोई इंडिपेंडेंटली कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। स्टैंडर्ड लॉन इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं सेट होता, ये तो किसी और के साथ जो है वो आप इससे इससे क्या होता है, आप इसको बेसिस बना सकते हो प्रीएम्बल को। ठीक है, कोई भी अगर आपके साथ कुछ वायलेशन हुआ है फंडामेंटल, तो आप प्रीएम्बल को एज अ बेसिस बनाकर बात कह सकते हो, बट इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ये बात याद रखनी है। ये फिलॉसफी भी मैं आगे से याद रखनी है। तो अभी तक यूपीएससी ने प्रीएम्बल पे ये क्वेश्चन पूछे हैं। देखो बेरोबरी यूनियन केस में क्या कहा, प्रीएम्बल पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट। ठीक है, बट केशवानंद भारती केस में क्या कहा, प्रीएम्बल पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्ट्स एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। और अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 बट बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। ठीक है, तो अब आगे से कभी यूपीएससी पूछे प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मिलना चाहिए। और इसी के बाद में यहाँ पे जो प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को एलआईसी केस के अंदर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये है हमारे प्रीएम्बल पे क्वेश्चन। और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। मतलब पहले तो राइट्स पे क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम उसी राइट्स में ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन देखेंगे, और देन हम फंडामेंटल राइट्स पे प्रोसीड करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है ये फंडामेंटल राइट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें मैं आपको एनसीईआरटी की क्लिप्स भी दिखाऊंगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बने हुए उनकी क्लिप्स भी आपको इसमें मैं शो करूंगा। सो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक आप होमवर्क करके आना, और अपने जो भी सजेशन है और अपने जो भी आपको ऐसा वीडियो कैसी लग रही है और है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।